हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर जेड लर्निंग विद रजनी मैम। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कल कल पढ़े थे और आज भी हम वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाऊँ जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 10th है जो। तो लिपि का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो गाइस, ये पेपर में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी पेपर में आया है। तो इसका हम आंसर पढ़ते हैं। लिपि का अर्थ लिखावट अथवा लेखन है। तो जो लिपि का अर्थ होता है उसका क्या मतलब होता है? लिखावट या फिर लेखन। तो वह चिन्ह, रेखाएं, चित्र आदि लिपि कहलाते हैं। तो जिनसे व्यक्तवाणी अथवा भाषा स्थिर और सुरक्षित बनकर एवं समय तथा स्थान की सीमाओं से निकलकर चिरस्थायी बन जाती है। लिपि हमारी व्यक्तवाणी को चिरकाल तक सुरक्षित रखती है। इससे हम अपनी मान्यताओं एवं धारणाओं को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिखित ध्वनि संकेत होते हैं। तो जो लिपि होती है वो, इसका मतलब अर्थ यही होता है कि लिखावट अथवा लेखन, जो कि हम जिस तरह से मतलब लिखावट होती है, जिस तरह से लिखा जाता है, तो और उसके जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह रेखाएं, जो चित्र आदि, मतलब वही मतलब सब लैंग्वेज को समझने के लिए ये मतलब डाले जाते हैं। तो यही इसका अर्थ होता है। जिस लिपि में लिखी जाती है ये मेन लैंग्वेज को अच्छे से मतलब लिखती है, मतलब इसी में लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गाइस, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए को पूछ रहा है हमें। तो इसका उत्तर क्या है? भाषा मानव के मुख से निकली वह सार्थिक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। तो जो भाषा है वो एक सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के तक मतलब बात पहुंचाती हैं। जैसे हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो दूसरे तक भी वो पहुंचाती हैं। इसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या फिर लिखकर दूसरों तक प्रकट करते हैं। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है। तो जो भाषा है उसका प्रयोग दो प्रकार से होता है, जैसे कि पहला मौखिक रूप से और लिखित रूप से। तो जो मौखिक रूप से होता है और एक लिखित रूप से होता है। मौखिक मतलब ऐसे बोल के जो, और लिखित जो लिखा हुआ हो। तो दो प्रकार से हम इसको ये समझते हैं। तो ये पूछते हैं कि हमारे जो ये है कितने प्रकार की होती है भाषा, मतलब कितने प्रकार की होती है। तो ये दो होती हैं, मौखिक और मौखिक और लिखित। तो ये याद रखिएगा। और उपस्थिति लोगों के सामने जो मुख द्वारा बोलकर काम चलाया जा सकता है उसे उससे भाषा का मौखिक रूप से प्रयोग कहते हैं। वही मैंने बताया अभी कि जो मौखिक होता है वो मुंह से जो हम बोलते हैं उसको मौखिक कहते हैं। यानी कि मौखिक मतलब समझ ही आ रहा है कि मुंह से निकली हुई, ठीक है। लेकिन दूरवर्ती मनुष्यों के साथ पत्र आदि लिखकर ही अपने बात स्पष्ट करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति मतलब दूर रहता है तो अब उससे क्या होता है, मतलब पत्र के द्वारा हम ये समझ सकते हैं ना। जो दूर ही रह रहा है तो उसको हम पत्र के द्वारा समझते हैं, तो उसे हम लिखित कहते हैं। तो जो कि लिखित रूप से प्रयोग कहते हैं उसको, उस भाषा को हम लिखित कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बोली है, किसी भाषा का क्षेत्र विशेष में आने वाला स्थानीय रूप बोली कहलाता है। तो जो बोली होती है वो क्या होता है, जैसे कि बोली मात्र बोली जाती है, अर्थात लिखित रूप में इसका प्रयोग नहीं होता, इसका क्षेत्र सीमित होता है। तो इसका छोटा सा मतलब बोली जो होती है वो सिर्फ बोली जाती है, मतलब इसका कोई और किसी से लिंक नहीं होता है।
तो बोली का शिष्ट रूप उपभाषा है। साहित्य की रचना होने पर बोली उपभाषा बन जाती है। इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। तो गाइस बोली होती है जो कि मतलब बोली से मतलब उसका कोई वो ज़्यादा किसी और किसी मतलब चीज़ के साथ लिंक नहीं होता है। बोली जैसे हम मतलब बोलते हैं वगैरह तो वही होता है ज़्यादा, तो ये इसको बोली कहते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजकीय भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जो राजकीय भाषा है उसको हमें बताना है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो भारत विश्व का बहुत बड़ा देश है। तो जो भारत है वो विश्व का बहुत बड़ा देश है। ठीक है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था के लिए विभिन्न राज्यों की मान्यता स्वीकार की गई है। तो बहुत अलग अलग देशों की भी मान्यता स्वीकार की गई है। हर राज्य की अपनी अपनी अलग व्यवस्था और कार्य प्रणालियां हैं। तो हर राज्य की अलग अलग मतलब प्रणालियां हैं। ठीक है, जिन्हें चलाने के लिए हिंदी या अन्य किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जिसको चलाने के लिए हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज जिसको मतलब जो समझ आ सके तो उसका प्रयोग किया जाता है। उस राज्य की राजकीय भाषा कहा जाता, उसे राज्य की राजकीय भाषा कहा जाता है। जिन राज्यों का राजभाषा हिंदी है वह हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली। तो जहाँ पे जो है हिंदी को समझा जाता है, ये जहाँ पे राजकीय भाषा मतलब हिंदी को समझा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो मतलब दूसरी भाषा के रूप में इनको मान्यता दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देवनागरी लिपि से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो बोलते हैं कि देवनागरी क्या है, मतलब इससे क्या अभिप्राय है। तो अब इसका उत्तर हमारे पास है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो गाइस जो देवनागरी है वो कहाँ से आई है, ब्राह्मी लिपि से। अगर आपको पूछा जाए कि मतलब देवनागरी जो लिपि वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, मतलब कहाँ से आई है, तो कहाँ से आई है, ब्राह्मी लिपि से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाता है, मतलब एमसीक्यूज में भी आ जाता है ये। तो देवनागरी हिंदी भाषा को देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। तो जो देवनागरी है वो किसकी है, हिंदी भाषा की लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। तो संस्कृत, मराठी और नेपाली आदि भाषाएं भी इस लिपि में ही लिखी जाती हैं। तो जो मराठी है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, तो और भी जो है मतलब लिखी जाती है देवनागरी में, बहुत सारी लिखी जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, देवनागरी लिपि में 47 चिन्ह हैं, यानी कि 47 चिन्ह हैं। देवनागरी में कितने हैं, चिन्ह कितने हैं, 47, 47, ये याद रखिएगा। इसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 3 अयोगवह है। सॉरी गाइस अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, अयोगवह। तो इसमें कितने हैं, 11 स्वर हैं। हमारे जो पूछते हैं ना वर्णमाला ऐसे, तो वो हमारे कितने स्वर कितने हैं हमारे पास, 11, और 33 कितने हैं मतलब क्या है, व्यंजन, और 3 अयोगवह है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है, ये अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। तो जो अर्ध क्या होता है, आधा, तो अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, और इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, स्वर व्यंजनों में समाहित हो जाते हैं। तो जो स्वर हैं वो क्या व्यंजनों में समाहित हो जाते हैं, यानी कि उसी में मतलब समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, इस लिपि में सभी ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की क्षमता है। तो जो इस लिपि में क्या है, सभी ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की क्षमता है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग जैसे है। ठीक है, उसके फिर आगे क्या है, यह लिपि वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्या होता है, मतलब साइंस के साथ ऐसा लिंक। ठीक है, तो ये लिपि जो वैज्ञानिक है। ठीक है, और इसका अलग दूसरा क्या है, इस लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा भी जाता है। तो जो इस लिपि में जैसा हम लिखते हैं वैसा ही पढ़ा जाता है। ठीक है गाइज, तो ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और ये जो मैंने नेक्स्ट वाला जो 13 क्वेश्चन प्रश्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये पूछा भी जाता है। देखो ना 2015 में भी सेट में आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सभी ही है, राजकीय भाषा के महत्व का सब, ये भाषा और बोली में अंतर क्या है, तो ये जो मौखिक रूप से और लिखित रूप से, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो और लिखावटी मतलब, और जो हमारे ये है मतलब जो हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में, ठीक है। तो और ये कहाँ से आई है देवनागरी, ब्रह्मी लिपि से, ब्रह्मी लिपि से, ये याद रखिएगा। और जो हमारी इंग्लिश होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन में, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी। तो हमारी जो इंग्लिश है वो रोमन में लिखी जाती है, और जो हमारी हिंदी है वो किस में, देवनागरी में। तो जो पंजाबी होती है वो शायद गुरमुखी में लिखी जाती है, ठीक है। तो गाइज़ हमारा जो आज का इतना ही काफ़ी है। तो ये कितने, हमने 4 क्वेश्चन आज पढ़े हैं। तो कल हमने पढ़े थे 2, तो उससे पहले हमने हिंदी का वो किया था कि विकास क्या है। तो गाइज़ ये वेरी वेरी मतलब बहुत सारा हमारा ये हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो मतलब जो भी डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, और आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। कल फिर और कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन और भी होंगे तो वो मैं कल पढ़ाऊँगी आपको। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रहिए, क्योंकि कोविड चल रहा है, बाहर ऐसे ना निकलें। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे। एग्ज़ाम चल रहे हैं वैसे बहुत सारे बच्चों के। तो हिंदी का कब है मुझे पता नहीं है। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।